मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटिन्यूस बॉडीज़ का किस तरह से निकालते हैं। बेसिकली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के एप्लीकेशंस जो थे वही हमने देखे थे। तो कुछ और क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कंटिन्यूस बॉडीज़ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो और उसका एक सेपरेट वीडियो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे सबसे पहला ये दो बेसिकली 7वां और 8वां बेसिकली क्वेश्चन नहीं, दो कंसेप्ट हैं सिंपल से, जो आपको यहाँ पे मुझे बताने हैं कि आपको इस पे मिस्टेक ना करें आने वाले समय में जब एग्ज़ाम में ये चीज़ आए। कि जैसे सबसे पहला ये लॉजिक जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर रिंग का उसके सेंटर के अबाउट कितना होता है। ध्यान देना शब्द सेंटर, सेंटर ऑफ मास नहीं, सेंटर, सेंटर के अबाउट कितना होता है, सेंटर ऑफ मास नहीं। जैसे ये है एक सेमी सर्कुलर रिंग और इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का मास है m और रेडियस है r, और ये हो गया उस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर। बेटा कंप्लीट सर्कुलर रिंग अगर होती तो कंप्लीट सर्कुलर रिंग का सेंटर भी यही होता, सेंटर ऑफ मास भी यही होता, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है mr², ये याद किया हुआ है। सेमी सर्कुलर रिंग, अगर इस पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का भी मास m ही है और रेडियस r है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट स्टिल mr² ही आता है। प्लीज़ ध्यान रखना, सेंटर ऑफ मास नहीं कह रहा हूँ, सेंटर कह रहा हूँ। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, mr²। ठीक है, अच्छा नोट डाल के एक और मैं आपको यहाँ पर इसी तरह से बात बताने चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी रिंग हो या सेमी सर्कुलर रिंग हो तभी सेंटर के अबाउट mr² होता है। कोई भी वायर, इसको अगर आप एक आर्क के फॉर्म में मोड़ देते हो और उस वायर का मास m है और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है, तो ऐसे केस में उस वायर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट mr² ही आता है। क्या डेरिवेशन की ज़रूरत है इसकी? नहीं। पूरा का पूरा जो सेमी सर्कुलर रिंग कह लो या ये आर्क कह लो, पूरा का पूरा जो मास है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे ही है ना। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे ही है ना। तो पूरा का पूरा मास r डिस्टेंस पे है, तो इसलिए डायरेक्टली लिखो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। बिल्कुल वैसा ही लॉजिक यहाँ पर सेमी सर्कुलर डिस्क के साथ होता है कि सेमी सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सेंटर के अबाउट, फिर से सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, सेंटर के अबाउट, वो कितना आता है mr²/2, mr²/2। जो एक कंप्लीट डिस्क का आता था उसके सेंटर के अबाउट उतना ही आ रहा है mr²/2। ठीक है, अगर आप इसको जानना चाहो कैसे आता है तो आप सिंपल सा ये चीज़ अज्यूम करो, एक ऐसी ही सेमी सर्कुलर डिस्क नीचे अज्यूम कर लो, एक ऐसी ही सेमी सर्कुलर डिस्क नीचे अज्यूम कर लो बराबर मास की, तो पूरी एक कंप्लीट सेमी सर्कुलर एक कंप्लीट डिस्क हो जाएगी जिसका मास 2m हो जाएगा, m इसका और नीचे अज्यूम की गई का m, तो 2m हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, 2m r²/2, तो mr² आ जाएगा। टोटल पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आ जाएगा। तो उसमें से आधा नीचे वाली डिस्क का होगा, आधा ऊपर वाली डिस्क का होगा। फिलहाल आप ये चीज़ याद रखो कि सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है सेमी सर्कुलर का, वो कितना होता है mr²/2 ही होता है। इसी तरह से जैसे रिंग के केस में मैंने आपको बताया, वैसे ही डिस्क के केस में आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि पूरी डिस्क हो तो सेंटर के अबाउट mr²/2 होगा, आधी डिस्क हो तो सेंटर के अबाउट mr²/2 होगा। अगर ये डिस्क का कुछ टुकड़ा है, छोटा सा सेक्टर है डिस्क का, और इसका पूरा मास जो है ओवरऑल वो m है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है सेंटर के अबाउट वो mr²/2 ही आता है, mr²/2 ही आता है। ये याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, बेसिकली कंसेप्ट के फॉर्म में, तो ये याद रखना। चलिए जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। उसने बोला है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। बेटा उसने बोला कि यहाँ इसके रिम से एक पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक, रिंग का प्लेन कौन सा हो गया, यही वाला आपकी स्क्रीन का प्लेन, और ये वाला प्लेन कौन सा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो अंदर बाहर की तरफ है, इसके अबाउट। चलिए बेटा देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि इस पॉइंट के अबाउट, ध्यान से देखना सॉल्यूशन, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr², अभी जाना था। अब एक्सिस यहाँ से लेकर इस एक्सिस से लेकर इस एक्सिस तक की डिस्टेंस कितनी है, r है ना, और ये दोनों एक्सिस कैसे हैं, आपस में पैरेलल हो रही हैं, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस पैरेलल हो रही हैं। तो इसको मैं I1 लिख देता हूँ। तो I की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से I1 प्लस बॉडी का मास इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 2mr²। ये पुट किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सरासर गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं,
क्योंकि भैया मैंने आपको क्या बताया कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेमी सर्कुलर रिंग का, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, ये इसके सेंटर के अबाउट है। तो आप किसी भी दो एक्सिस के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो। किन्हीं भी दो एक्सिस को, आपने देखा कि दो एक्सिस हैं पैरेलल हैं, पागल होके लगा दिया तुमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं लगा सकते भाई साहब। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप सिर्फ तभी लगा सकते हो जिनमें से दो में से एक एक्सिस जो हो वो कम से कम एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ये कंडीशन है कि भैया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आपको पता होना चाहिए, फिर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अगर कोई पैरेलल एक्सिस होगी तब आप उन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। बट क्या ये वाली जो एक्सिस है ये इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? नहीं, ये सेंटर से पास हो रही है, इसलिए आप इन दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो फिर क्या किया जाए सर? तो सिंपल सी बात ये है बेटा, सेंटर ऑफ मास जो होता है सेमी सर्कुलर रिंग का, वो इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस ऊपर पाया जाता है? 2r/π डिस्टेंस ऊपर पाया जाता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो बेटा ध्यान से देखो, ये हो गया सेंटर ऑफ मास और ये हो गई दूसरी वाली एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है। अब ये दोनों एक्सिस तो पैरेलल है, तो इनके बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। I1 = ICM प्लस बॉडी का मास इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि 2r/π का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आपकी ICM की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी ICM की वैल्यू आ जाएगी। I1 की वैल्यू तो पता ही है, I1 की वैल्यू mr² है। I1 की वैल्यू आप mr² डालोगे, उसमें से ये वाला टर्म इधर भेज के सब्ट्रैक्ट करोगे, ICM आ जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, अब सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता पड़ गया। तो बेटा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस जिसके अबाउट फाइनली कैलकुलेट करना है, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। और क्या इनके बीच में अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एक्सिस में से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रही है और एक दूसरे के पैरेलल भी है। तो अब बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर से लेकर ऊपर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेडियस r के बराबर, उसमें से ये डिस्टेंस कितनी है? 2r/π। तो ये जो डिस्टेंस बची ये कितनी बची? r - 2r/π, r - 2r/π। ठीक, तो इसीलिए अब हम I की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हम लिखेंगे ICM प्लस m बॉडी का मास इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है? r - 2r/π का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे जिस एक्सिस के अबाउट सवाल में पूछा गया है। ध्यान रखना, गलती आप क्या करोगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम किसी भी दो एक्सिस के बीच में मत लगा देना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए दो एक्सिस में से एक एक्सिस कम से कम सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। ठीक, चलो बेटा, इसी तरह से ये 10वां फॉर्मूला कह लो, कंसेप्ट कह लो, या आप सिंपल डेरिवेशन कह लो, जो भी है कहना चाहो कह सकते हो। एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, इसके सेंटर से पास हो रही है, और उस एक्सिस से ये रॉड जो है वो थीटा एंगल बना रही है। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रॉड का आता है वो याद रखना ml²/12 sin² थीटा, ml²/12 sin² थीटा। जैसे इस रॉड को बिल्कुल टेढ़ा कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दो, ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दो, तो ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ऐसे बिल्कुल सीधी लिटा दो तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो sin 90 कितना हो जाएगा? 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml²/12, जो कि हमने रटा हुआ होता है कि हॉरिजॉन्टल रॉड का या रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml²/12। तो आप इसको याद रखना। इसी तरह से वही एक्सिस अगर रॉड के एंड से पास हो रही हो तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/3 sin² थीटा। फिर से भाई रॉड को हॉरिजॉन्टल कर दो पूरा, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो एंड के अबाउट कितना आ जाएगा? ml²/3, और यही अपन को याद है। ठीक, चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, दो आइडेंटिकल रॉड्स हैं, दोनों का मास m है और लेंथ l है, दोनों यहाँ से मान लो जुड़ी हुई हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो इस एंड से इनके जॉइंट से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये एंगल 45 डिग्री दिए हुए हैं। ठीक, तो बेटा देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ध्यान से देखो, ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। तो दोनों ही जो रॉड हैं, दोनों ही रॉड
उस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है, और साथ ही साथ ये एक्सिस जो है वो उन दोनों रॉड्स के एंड से पास हो रही है। तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, ml² / 3 sin² थीटा, थीटा इज 45, प्लस दूसरी रॉड के साथ भी यही किस्सा है, ml² / 3 sin² थीटा, थीटा कितना है 45। तो ml² / 3 sin 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इसका भी 1/2, आंसर कम्स आउट टू बी ml² / 3। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए एक सवाल ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दो रॉड हैं, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और बीच में बिल्कुल बाइसेक्टर हैं, एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का मास जो है m है और लेंथ l है। हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू C एंड पैरेलल टू AB। इस सवाल में ये एंगल वाला कोई लॉजिक नहीं है इस्तेमाल करने की ज़रूरत, ये तो एक क्वेश्चन मैंने डाला है यहाँ पे, मुझे लगा बताना चाहिए आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C एंड पैरेलल टू AB, ठीक। चलिए देख लेते हैं। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं, AB का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस CD का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा ऐसा ही मैंने एक लॉजिक जो अभी बताने जा रहा हूँ वो लॉजिक मैंने आपको स्क्वायर वाली क्वेश्चन में कराया था कि चार रॉड हैं, दो चारों ने मिलकर एक स्क्वायर बना लिया है, तो उस स्क्वायर की किसी भी एक एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो उसका लॉजिक मैं यहाँ कहाँ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखना। ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से AB वाली जो रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से AB वाली जो रॉड है, इस पूरी रॉड का मास जो है वो L/2 डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। मतलब ये जो मैं क्या कह रहा हूँ सुनना ध्यान से, ये जो पूरी की पूरी रॉड है और इसका पूरा मास m है, ये पूरा का पूरा मास जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2 डिस्टेंस पे ही तो है, L/2 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 L/2। मतलब छोटे छोटे से पार्टिकल्स अगर हम रॉड के अज्यूम करें तो सारे पार्टिकल जो हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2 डिस्टेंस पे हैं, L/2 डिस्टेंस पे है। तो बेटा कोई रॉड का फॉर्मूला लिखने की जरूरत है ही नहीं, रॉड का पूरा मास कितना है m, जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे है L/2, तो mr², सीधा फॉर्मूला लगाओ। रही बात CD वाली रॉड की, तो CD के लिए तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एंड से पास हो रही है, जिसका फॉर्मूला ml² / 3 होता है। तो ml² / 4 प्लस ml² / 3, तो 4 और 3 का LCM 12, 4 और 3 7, तो 7 ml² / 12 ये आपका आंसर, ठीक है। अगर किसी को तो समस्या हो तो फिर से सुन लेना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से AB वाली रॉड का पूरा मास L/2 डिस्टेंस पे है, तो सीधा हम लिख सकते हैं ना m × L/2 का स्क्वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पे कराना चाह रहा था, तो उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन परफेक्ट लगा। रेडियस ऑफ गायरेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 3 आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में ही, ठीक है, और एक एक्सिस जो है यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच पास हो रही है। यहाँ से एक डिस्क के लिए तो उसके सेंटर से पास हो रही है, बाकी दोनों डिस्क के लिए उनके लिए टेंजेंट है वो, ठीक है, और डिस्क के ही प्लेन में है, तीनों डिस्क के प्लेन में ही है, ठीक। तो ऐसे केस में वो कह रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन इस पूरे सिस्टम का कितना आएगा। तो आपको पता है रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू के स्क्वायर। समझ रहे हो ना, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होता है, मास इंटू के स्क्वायर। अब इसमें जो बच्चे गलती करते हैं, पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस सॉल्यूशन में जो आप गलती करोगे वो पॉइंट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, वो आप लिखोगे, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे और उसको m के स्क्वायर के बराबर कर दोगे। भैया ये गलत है, ये गलत करोगे तुम इन तीनों डिस्क का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे और फिर उसको m के स्क्वायर के बराबर कर दोगे, तो ये गलत करने जा रहे हो, क्योंकि सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने निकाला पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम के टोटल मास के बराबर यहाँ पे रखो ना वैल्यू। तो पूरा सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा, तीनों का मास m है ना, तो 3m, तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रखोगे तुम, 3m के स्क्वायर, ये करने वाले हो। तो मेहनत किसके लिए करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो भैया ये चीज़ तो अब तुम बहुत अच्छे से जानते हो कैसे निकालना है, देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली डिस्क की बात करें, इस डिस्क को मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ। तो सबसे पहली डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली डिस्क के लिए
इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो भैया इसके परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर अगर कोई एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, जस्ट आधा mr²/4, जस्ट आधा mr²/4। ठीक, इसी तरह से इस डिस्क का मैं नाम सेकेंड रख दे रहा हूँ। तो I2 की वैल्यू अगर मैं करूँ, तो I2 की अगर मैं बात करूँ तो देखना ध्यान से, इस एक्सिस के अबाउट I2, इस डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, इस डिस्क की, इस डिस्क का इसके ही प्लेन में पास होने वाली एक्सिस के अबाउट और इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो एक्सिस और इसी के प्लेन में हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²/4, mr²/4। कैसे, यही वाला लॉजिक जो अभी किया। तो इस डिस्क के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस और इसी के प्लेन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कितना आएगा, mr²/4। लेकिन वो कह रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ। हमारे लिए तो जो हमारी एक्सिस है वो इसके लिए टेंजेंशियल है ना, तो इसके अबाउट बताओ। तो भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। I इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितना है, mr²/4 I2 प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, तो mr², पूरी बॉडी का मास है r²। तो I2 की वैल्यू 5 mr²/4। सिमिलरली यही किस्सा आप I3 के लिए भी लिखोगे। I3 के लिए भी आप क्या लिखोगे, आंसर क्या आएगा, 5 mr²/4। तो आपका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया I1 प्लस I2 प्लस I3 वो कितना आएगा, mr²/4 प्लस 5 mr²/4। लिख देता हूँ, I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 और 5 10, 1 11, तो 11 mr²/4। अब इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको 3m² के बराबर रखना है, तो 11 mr²/4। तो यहाँ से k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, कितनी आएगी, 11/√11/12r। ठीक है, अब 12 को अंडर रूट से बाहर निकालना चाहो निकाल सकते हो। ठीक है, 2√3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से, तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन कैलकुलेट करना हो, तो ऐसे केस में आप पूरे सिस्टम का मास रखेंगे यहाँ पे इस फॉर्मूले में। अगर पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकाल रहे हो तो ऐसे केस में आप पूरे सिस्टम का मास रखोगे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल बॉडी का। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक क्लोज्ड ट्यूब है जो कि बंद है और वो पार्टली फिल्ड विथ वाटर मतलब पूरी तरह से नहीं भरी है, कुछ उसमें पानी है, कुछ उसमें पानी है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रही है। अब बोल रहा है कि अगर ट्यूब को रोटेट कराया उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, तो सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मान लो जैसे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रॉड है, ये क्या है, रॉड है। जैसे ही इस रॉड को आप इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट रोटेट करोगे तो इसके अंदर जो पानी भरा है ना वो किनारों में ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू कर देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह लो या फिर इनर्शिया कह लो, एक ही बात यहाँ पे फिलहाल। तो किनारे में पानी ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू कर देगा। ठीक, तो बेटा ध्यान से देखो, पानी जितना भी इसके अंदर था वो एंड्स पे ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू कर देगा, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। पहले वो पानी पूरे में फैला हुआ होगा, लेकिन अब वो किनारे पे है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। मतलब इस पूरा जो सिस्टम का मास है वो एंड्स पे ज़्यादा है, मतलब मास जो है कुल मिला के बेटा सेंटर से जो पास होने वाली एक्सिस है, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास की डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है कंपैरेटिवली पहले जब वो पूरा फैला होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर कह लो या एक्स स्क्वायर कह लो, तो x की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो पहले ये रॉड में पूरा पानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अब ये रॉड का जो पानी है वो किनारे में कॉन्सेंट्रेट होना चालू कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मास दूर जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से।
तो डिस्टेंस बढ़ रही है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे अगर किसी को नहीं समझ में आया तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे कोशिश करना कि जैसे एक रिंग है और एक डिस्क है, तो रिंग और डिस्क में मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होता है? रिंग का ज़्यादा होता है। रिंग का mr² होता है, डिस्क का mr²/2 होता है। मतलब सेम रेडियस और सेम मास की अगर रिंग है और सेम रेडियस सेम मास की अगर डिस्क है, ठीक है, तो ऐसे केस में रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिस्क से ज़्यादा आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी रिंग का मास है वो सारा का सारा उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वहीं डिस्क का जो मास है वो पूरा का पूरा उस डिस्क में फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास जितना ज्यादा दूरी पर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ये सिंपल सी बात है ना, ठीक। वही लॉजिक मैंने यहां पर लगाया है, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो लॉजिक मैंने अभी आपको सिखाए जो प्रीवियस एग्जाम्पल में 30 नंबर के क्वेश्चन में, वही लॉजिक का यहाँ पे फिर से इस्तेमाल होना है ताकि आपको वो क्लैरिटी आ जाए बिल्कुल ढंग से कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। इस क्वेश्चन को देखना पहले। इसमें बोला है कि एक मीटर स्टिक है जिसमें से आधी लकड़ी है और आधी स्टील है, ठीक, और इसको किनारे से पाइवट किया है, हिंज किया है, ठीक है। पहले वाले केस में जहाँ पे पाइवट या हिंज किया है उस तरफ लकड़ी है और दूर की तरफ स्टील है, और दूसरे केस में जहाँ पाइवट किया है उसके पास में स्टील है और दूर की तरफ वुड है, दूर की तरफ वुड है, ठीक। अब बेटा ध्यान से समझना, वो कह रहा है कि अगर किनारों पे टॉर्क यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाए, किनारे पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जाए, तो किस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। अब बेटा एक फॉर्मूला जो कि हम पढ़ चुके हो गए अभी तक फिलहाल, नहीं तो आगे देखेंगे, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट लेने होती हैं, कंपल्शन ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों जो रॉड हैं दोनों जो रॉड हैं उन दोनों रॉड की लेंथ तो सेम है, ये भी लेंथ L मान लो, ये भी लेंथ L मान लो। तो O पॉइंट के अबाउट और O' पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है वो तो सेम आना है, क्योंकि फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, ठीक है, टॉर्क तो सेम आना है। यानी कि अल्फा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा अल्फा का, वो कौन होगा? वो होगा भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका कम आएगा अल्फा उसका ज़्यादा आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन उसकी ज़्यादा आएगी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। और अभी ये जाना कि मास भारी जो चीज़ होगी वो जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से भारी चीज़ जितनी ज़्यादा दूरी पर होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखो, पहले वाले केस में वुड पास में है, स्टील दूर है, स्टील भारी होता है, मतलब डेंसिटी स्टील की ज़्यादा होगी वुड से, ठीक, डेंसिटी स्टील की ज़्यादा होगी। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होने वाली है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होने वाली है? ओ वाला पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास होने वाली है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से स्टील जो है इस केस में ज़्यादा दूरी पर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो स्टील जो है, भारी वाली चीज़ जो है, वो पास में ही है, कंपैरेटिवली पास में ही है। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि भारी वाली चीज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी ज़्यादा दूर होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ए केस का ज़्यादा होगा बी वाले केस से। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एंगुलर एक्सेलरेशन आ रही है, इसीलिए अल्फा ए का बड़ा होगा, इसीलिए अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो बी का ज़्यादा आएगा, इन बी इज़ ग्रेटर देन ए, ठीक। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इतने सवाल आप लगा लो, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला, यकीन मान के चलो। इससे बाहर मतलब डेटा नहीं रट लेना, इससे बाहर का मतलब है कि इससे बाहर के कंसेप्ट नहीं आने वाले, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस किस चीज़ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। आपको ये याद रखो किस पे करता है, मास पे करता है, मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे करता है, एंगुलर वेलोसिटी पे नहीं करता है, ये पता है ना। चलिए ठीक है, फिर यहीं पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन